चैप्टर 2071 सुनामी। पोकोंग मर गया। तेज चमकती हुई ब्राइट रेड अलार्म लाइट बार बार जल रही थी, जैसे एक खूनी कील झेंग लो की आंखों में चुभ रही हो। झेंग लो एकदम सुन्न खड़ा रहा, बहुत देर तक हिला तक नहीं। कितना समय बीता पता नहीं, लेकिन उसका शरीर हल्के हल्के कांपने लगा। उसने जल्दी से एक हाथ से उस डिवाइस को ढक लिया जो लगातार अलार्म बजा रहा था, पर फिर भी अलार्म की आवाज कानों को चीरती रही। क्रैक। उसने डिवाइस को जोर से दबाया और वो टुकड़ों में टूट गया। मेरा बेटा पोकोंग, वो नहीं मर सकता, वो मर नहीं सकता। मैंने सब प्लान किया था, एक परफेक्ट प्लान था। वो एक कमजोर 6th जनरेशन ह्यूमन के हाथों कैसे मर सकता है? क्या सील्ड लैंड में किसी और एग्जिस्टेंस की वजह से? नहीं नहीं, पोकोंग मरेगा नहीं। वो मर गया। नहीं, वो नहीं मर सकता। क्यों मरा? मेरा बेटा। वो झेंग लो का भारी शरीर जोर से जमीन पर गिरा। वुलुयन एम्पायर का पैट्रन सेंट भी अपने बेटे की मौत का झटका सहन नहीं कर सका। पोकोंग उसका सबसे प्यारा बेटा था। लिजर्डमैन की फर्टिलिटी ठीक ठाक थी, लेकिन अंडरग्राउंड रेसेस की जनसंख्या सीमित थी, इसलिए उसके सिर्फ 2 बेटे थे। उलियन एम्पायर के नियमों के अनुसार किसी भी कपल को 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अनुमति नहीं थी। अगर उन्होंने ज्यादा बच्चे पैदा किए तो उसे क्रिएटर का दंड मिलेगा और पूरी जाति का अंत हो सकता है। पोकोंग झेंग लो का दूसरा बेटा था और सबसे बेहतरीन भी। 10 साल पहले उसका बड़ा बेटा अचानक बोला कि वो मेल लिजर्ड मैन नहीं बनना चाहता और सर्जरी कराकर फीमेल बन गया। इसलिए पोकोंग ही उसका सब कुछ बन गया, उसकी कमजोरी, उसका गर्व। खुशकिस्मती से पोकोंग बहुत टैलेंटेड भी था। उसने अपने पिता के जीन्स पूरी तरह इनहेरिट किए और एम्पायर की सेना में हमेशा से ही एक बेहतरीन वॉरियर रहा। डूम्सडे के बाद जब सरफेस पर मास एक्सटिंक्शन हुआ और स्पिरिचुअल पावर खत्म हो गई, तो झेंग लो की योजना के तहत पोकोंग जल्दी ही एम्पायर का सबसे ताकतवर वॉरियर बन गया। वो एक ब्राइट फ्यूचर के साथ आगे बढ़ रहा था और एक दिन झेंग लो की जगह लेने वाला था। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया। झेंग लो डेस्क के सहारे टिककर खड़ा था, बाहर की डिम लाइट्स को बिना पलक झपकाए घूरते हुए। न जाने कितनी देर बाद उसकी भावनाएं थोड़ी स्थिर हुई और उसका पहला ख्याल था बदला। हां, बदला। मेरे बेटे की मौत यूं ही नहीं जा सकती। इस सब का दोषी है वो इंसान जिसका नाम है केओस। अगर मैंने उसे मारने का आदेश नहीं दिया होता तो मेरा बेटा जिंदा होता। ये सब केओस की वजह से हुआ है। ये सब हुएक्सू कंट्री के ह्यूमंस की वजह से हुआ है। उसकी आंखों में खून उतर आया था। एक ऐसा बाप जिसने अपना लाडला बेटा खोया हो। अब उसमें कोई रैशनैलिटी नहीं बची थी। हालांकि हकीकत यह थी कि उसी ने पोकोंग को भेजा था झंगी को मारने, और झंगी ने कभी किसी को उकसाया भी नहीं था। लेकिन क्या इससे फर्क पड़ता है? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। झेंग लो को सिर्फ एक रास्ता चाहिए था अपने दर्द को निकालने का। किसी को मारना ही उसका सल्यूशन था, और उसकी नजर में 6th जनरेशन ह्यूमंस सिर्फ एक नीच जानवरों की जमात थे। वो पागलपन की हद तक ये मान बैठा कि उसे असली दोषी मिल चुका है। उसने तुरंत अपना स्मार्ट डिवाइस चालू किया और पूरे वुलुयन एम्पायर की सेना को कॉल किया। वुलुयन एम्पायर के जितने भी जनरल्स हैं, तुरंत मेरे ऑफिस में रिपोर्ट करो। उसने अपने तेज दांतों को जोर से रगड़ा। एक क्रैक क्रैक सी आवाज आई, जैसे वो झंगी की हड्डियों को चबाना चाहता हो। मैं उस हुएक्सू इंसान पर मुकदमा चलाऊंगा जिसने मेरे बेटे को मारा। तियनहाई सिटी। जब तक झंग ही बाहर था, तब तक मां वेंजन को तियनहाई पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। जहां तक फुइंग ट्रूप्स की बात है, बैली चेंकिंग ने झंगी के निर्देश अनुसार दोनों लेवल के सोल्जर्स की ट्रेनिंग शुरू की। पहली फुइंग ट्रूप ने युद्ध देख लिया था। अब हर सोल्जर एक ट्रेन फाइटर बन चुका था।
जैसे कि गाओ टियानडब्ल्यू, लू दहाई। ये लोग अब तियनहाई सिटी का मेन ऑर्डर मेंटेन कर रहे थे। दूसरी म्यूटेशन के बाद तियनहाई सिटी की हजारों की आबादी में कुछ म्यूटेटेड लोग भी उभरे। उन्हें डेंग्स टेक्नोलॉजी द्वारा इकट्ठा किया गया। लैब में इवैल्यूएशन के बाद उन्हें उनकी एबिलिटी के हिसाब से फ्यूचर रोल्स दिए गए। हर चीज सिस्टमैटिक चल रही थी। सेंटिपेड फार्म में किसान फ्रॉग क्यूआई बाओकाई एक बड़ी सी टोपी पहनकर रोज एक बड़ी टोकरी में युआंशी भरता और अपने सेंटिपीड्स को खिलाने आता। अब ये सेंटिपीड्स पूरी तरह से देवल्द हो चुके थे। अब ये किसी खतरनाक जानवर जैसे नहीं दिखते, बल्कि रंग बिरंगे सुअर जैसे लगते हैं, जो शांति से खाते पीते दिन बिताते हैं। ही। फ्रॉग ने उन्हें देखकर बड़ी खुशी से हंसी छोड़ी। ये क्रीचर युआंशी खाकर इवॉल्व कर सकता है। बस खाने देते रहो, ये बढ़ता जाएगा। ये डेल्टा के टॉप लेवल तक पहुंच सकता है। उसके बाद इन्हें बाहर छोड़कर इनसे एसेंस निकाला जाएगा। आज भी फ्रॉग बहुत मजे से गाना गाते हुए सेंटिपीड्स को खिला रहा था। बूम! अचानक पूरी जमीन जोर से कांप उठी। फ्रॉग की टोकरी से ज्यादातर पत्थर नीचे गिर गए। सेंटिपीड्स तुरंत लपके और क्रंच क्रंच करते हुए उन्हें चबाने लगे। फ्रॉग गिरते गिरते बचा। उसने टोपी को ऊपर उठाया और दूर आसमान की ओर देखा। ये झटका इतना जबरदस्त था कि तियनहाई सिटी के हर कोने में लोग इसे महसूस कर सके। आज की तियनहाई सिटी में ह्यूमन सेटलमेंट बहुत छोटा है, बस कुछ दर्जन किलोमीटर के रेडियस में। ये वही एरिया है जहां झंग यी ने कभी तियनहाई फोर्ट्रेस बनवाया था। आज वहां की सिस्टम और सेटिंग्स बहुत एडवांस हो चुकी है। इस मूवमेंट ने फ्रॉग को अलर्ट कर दिया कि कुछ गड़बड़ है। एक ORC टाइप एबिलिटी यूजर के तौर पर जब वो फ्रॉग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करता है तो वो एक मेंढक जैसी साउंड सेंसिटिविटी पा लेता है, इंसानों से कहीं ज्यादा। उसने दूर समंदर की ओर देखा। आसमान नीला था, हल्के सफेद बादल तैर रहे थे। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली। एक खतरनाक फीलिंग दिल में उठी। उसी वक्त डेंग टेक्नोलॉजी की तियनहाई सिटी ब्रांच में अलार्म सिस्टम तेजी से बज उठा। अरे नहीं, सुनामी आ रही है। सब लोग तुरंत अपने घरों में चले जाओ। बाहर मत निकलना, बिल्कुल भी नहीं। जल्दी करो, जल्दी। भले ही अब तियनहाई फोर्ट्रेस नहीं रहा, लेकिन पूरी तियनहाई के डिफेंस सिस्टम बहुत एडवांस्ड है। पिछली सुनामी से सबक लेते हुए यांग जिंगसन ने स्पेशली एक सुनामी वार्निंग सिस्टम बेस में ऐड किया था। अर्थक्वेक ट्रिगर्ड सुनामीज बहुत तेजी से पहुंचते हैं। अलर्ट देने का टाइम शायद ना मिले, लेकिन असली खतरा नेचुरल डिजास्टर नहीं है, बल्कि एक महाशक्तिशाली दुश्मन का आक्रमण हो सकता है। चैप्टर 2072 महाविनाश। बीप बीप बीप। हर दिशा से तियनहाई सिटी में इमरजेंसी सायरन्स बजने लगी। हर किसी का चेहरा बदल गया। लोगों ने तुरंत अपने हाथ का काम छोड़ा और शेल्टर की ओर दौड़ने लगे। समंदर और आसमान का किनारा बहुत शांत लग रहा था। पानी नीला था, आसमान सुंदर था, जैसे कोई खतरा है ही नहीं। लेकिन जल्द ही लोगों की नजरों के सामने समंदर के उस पार से एक काली रेखा दिखाई देने लगी। वो तेजी से उड़ती हुई तियनहाई सिटी के कोस्ट की तरफ बढ़ रही थी। बैली चेंकिंग, जो वहां जिम्मेदारी संभाल रहा था, तुरंत आसमान में उड़ गया और अपने स्मार्ट डिवाइस से जूम करके सीन देखा। जो नजारा उसने देखा वो अविश्वसनीय था। उसने देखा कि सैकड़ों मीटर ऊंची पानी की दीवार सीधी तियनहाई सिटी की तरफ दौड़ रही थी। बैली चेंकिंग की आंखें हैरानी से फैल गई। आमतौर पर कुछ दर्जन मीटर ऊंची सुनामी ही एक शहर को तबाह कर सकती है, लेकिन सैकड़ों मीटर ऊंची सुनामी, ये तो कभी सुना भी नहीं गया था। और सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि साफ था, कोई है जो तियनहाई सिटी पर हमला कर रहा है। किसने किया ये? किसकी हिम्मत हुई तियनहाई सिटी पर अटैक करने की? क्या उन्हें झंग यी के बदले से डर नहीं लगता? जैसे ही ये ख्याल बैली चेंकिंग के दिमाग में आया, उसकी पुतलियां सिकुड़ गई, क्योंकि उसने कुछ फिगर्स देखे। एक लंबा लिजर्डमैन, सिल्वर आर्मोर पहने,
विशाल लहरों के ऊपर हवा में तैर रहा था। वुलुयन एम्पायर। बैली चेंकिंग का दिल धड़कना बंद कर गया, ठंडा पड़ गया। झंग यी इस समय तिएनहाई सिटी में नहीं है और वुलुयन एम्पायर ने अचानक हमला कर दिया है। मौजूदा डिफेंस सिस्टम के साथ वो इस अटैक को झेल नहीं सकते। सुनामी अब तिएनहाई सिटी के तट पर पहुंच चुकी थी। वहां एक नया सीपोर्ट बेस बना हुआ था। चुनाव की गुंजाइश नहीं थी। उन्होंने चाओयू बेस को फिर से बनाया था फिशिंग ऑपरेशंस के लिए। फिलहाल बहुत सारे मछुआरे समुद्र के किनारे थे, बेस की ओर भागते हुए। बैली चेंकिंग ने दांत भींचे और एक तेज रोशनी में बदलकर हार्बर की ओर दौड़ पड़ा। उसने अपनी स्पीड को मैक्सिमम कर दिया। जितने लोगों को बचा सके उन्हें बेस तक पहुंचाने की कोशिश की। हार्बर बेस का ज्यादातर हिस्सा अंडरग्राउंड है और पिछली तिएनहाई बैटल के बाद वाटरप्रूफिंग बहुत ही स्ट्रांग तरीके से की गई थी। सुनामी बहुत तेज थी और बैली चेंकिंग ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दर्जनों मछुआरों को बचाया, लेकिन कोस्टलाइन बहुत लंबी थी और सैकड़ों लोग बिना कोई आवाज किए ही लहरों में समा गए। बैली चेंकिंग तुरंत ऊपर की ओर उड़ गया, क्योंकि अगर वो खुद भी लहरों में डूबता तो बचना मुश्किल होता। एकमात्र अच्छी खबर यह थी कि वुलुयन एम्पायर के सिल्वर आर्मोर्ड जनरल्स दूर से ये सब देख रहे थे, लेकिन पास नहीं आए। उन्हें डर है कि ड्रैगन क्लैन रिटेलिएट करेगा। बैली चेंकिंग ने तुरंत ये समझ लिया और यही इस वक्त की सबसे राहत देने वाली बात थी। कम से कम तिएनहाई सिटी के लोगों के पास अब भी जिंदा रहने का थोड़ा मौका है। बीप 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 अलार्म तेजी से बजता रहा। सुनामी को डिटेक्ट करने से लेकर कोस्ट पर पहुंचने तक का समय बहुत ही कम था। कई मील के रेडियस में फैले लोगों को इतनी जल्दी इकट्ठा करना नामुमकिन था। फुइंग फोर्स के सारे मेंबर्स बैली चेंकिंग की अगुवाई में बाहर निकल गए। औरतों और बच्चों को पहले बचाओ, सबको अंडरग्राउंड शेल्टर में भेजो। फुइंग फोर्स के मेंबर्स में से कोई भी शेल्टर में तब तक नहीं छुपेगा जब तक एक भी सिविलियन बाहर है। बैली चेंकिंग की आवाज हर सोल्जर के कानों में गूंज रही थी। फुइंग फोर्स के मेंबर्स ने जब उस खौफनाक सुनामी को देखा, उनके दिल कांपने लगे। भागना अभी भी मुमकिन था, लेकिन बैली चेंकिंग की बातों के बाद कोई पीछे नहीं हटा। अगर वो पीछे हटते तो कम से कम 10,000 लोग इस सुनामी में मर जाते। लड़ते हैं। लू दहाई ने थूका, मरमेड में ट्रांसफॉर्म हुआ और तेजी से भाग रही भीड़ की तरफ दौड़ा। लगभग 100 फुइंग फोर्स के मेंबर्स और दर्जनों रिजर्व मेंबर्स लोगों को बचाने निकल पड़े। अब ये मौत से दौड़ थी। सुनामी बस 10 मिनट में वहां पहुंचने वाली थी। फ्रॉग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसे कोई घबराहट नहीं थी, उसे मौत से कोई डर नहीं था। पर बात यह थी कि झंग यी ने उस पर भरोसा किया था और उसे इन सेंटिपीड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, तो अब यह फार्म उसकी जिम्मेदारी थी। सेंटिपेड फार्म की सिक्योरिटी बहुत हाई थी। फ्रॉग ने सिक्योरिटी सेटिंग्स ऑन की और पूरी फार्म के ऊपर मोटी एलॉय की परतें एक के बाद एक खुल गई, पूरी जगह को ढक लिया। फ्रॉग छलांग मारकर बाहर निकला। उसकी बड़ी बड़ी आंखें घूमती रहीं, कोई मदद की तलाश में। क्वैक! उसने अपनी इलास्टिक टांगों से एलॉय कवर पर जोर लगाया और पूरा मेंढक सैकड़ों मीटर दूर उड़ गया। तेजी से भागते हुए वो क्राउड तक पहुंचा और एक छोटे बच्चे को उठाया जो अपने मम्मी पापा से बिछड़ गया था और जोर जोर से रो रहा था। दूसरे हाथ में उसने एक औरत को उठाया जिसकी टांग मुड़ गई थी। ट्रैम्पल मत करो, ऑर्डरली तरीके से इवैक्यूएट करो। फ्रॉग ने उन्हें अपनी लंबी बाहों के नीचे दबा लिया और उसकी हरी काया क्राउड में घूमती रही। एक एक कर लोगों की मदद करता रहा। जब भी उसे कोई मिलता जिसे मदद चाहिए थी, वो उसे अपने मुंह में भर लेता। आखिर में उसकी बगल के नीचे बच्चे थे, पीठ पर थे, कमर पर लटके हुए थे और 2 बच्चे मुंह में। फिर वो दौड़ पड़ा वापस। इसी साइकिल को दोहराते हुए वो पीछे छूटे लोगों को बचाने की कोशिश करता रहा। ये सब मौत के साथ रेस थी। सुनामी पूरे कोस्टलाइन पर तेजी से फैल चुकी थी। ऐसा लग रहा था
कि ये न सिर्फ तिएनहाई सिटी को बल्कि आसपास के कई शहरों को भी डुबा देगी। अगर कोई आसमान से देखता तो उसे समझ आता कि इस सुनामी से दोघाई सिटी और तिएनहाई सिटी के आसपास के 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा का इलाका प्रभावित हो रहा था। बूम! समंदर का पानी पहाड़ की तरह टूट पड़ा और तिएनहाई सिटी, जो कुछ महीनों पहले ही दोबारा बनाई गई थी, फिर से तबाही की चपेट में आ गई। जब फुइंग फोर्स के सदस्यों ने आखिरी ग्रुप को बचा लिया, तब तक उनके पास कोई दूसरी रेस्क्यू कोशिश की ताकत नहीं बची थी और उन्हें अपने कॉम्बैट यूनिफॉर्म्स की मदद से आसमान में उड़ना पड़ा। लेकिन जब उन्होंने पीछे देखा तो पाया कि उनका अपना शहर, उनका घर, उनकी बनाई हुई गलियां, दुकानें, बच्चों का आइस एंड स्नो पार्क, सब कुछ पानी में गायब हो चुका था। कोई चीख, कोई पुकार नहीं। जिन्हें समय पर नहीं बचाया गया, उन्हें कुछ कहने का भी मौका नहीं मिला। फुइंग फोर्स के सदस्यों के चेहरे बहुत भारी थे। उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन इंसानी ताकत की भी एक सीमा होती है। बैली चेंकिंग दूर से उड़ता हुआ उनके पास आया, लेकिन उसका हाल थोड़ा मजाकिया लग रहा था, क्योंकि उसकी सर पर एक विशालकाय मेंढक बैठा हुआ था। थैंक यू, मिस्टर बैली। क्वैक! फ्रॉग ने मुंह खोला और उसके अंदर से 2 डरेस में बच्चे झांकने लगे। मैं उड़ नहीं सकता, इसलिए आपकी पीठ पर चढ़ गया। कोई बात नहीं, पर अगर तुम थोड़े छोटे होते तो ज्यादा अच्छा होता। बैली चेंकिंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया।